67 की धौंस दिखाते हो, हम 67 की याद दिलाएंगे। अभी जो डोकलाम में इन्होंने चाइनीज इंट्रूजन किया है, वही चीज़ ये 1967 में अटेम्प्ट कर रहे थे नाथुला में और चोला में, जहाँ पे उनको मुंह की खानी पड़ी। इतनी कैजुअलिटीज हुई, उन्होंने खुद ही अपने बोला कि नाथुला में 400 आदमी उनके मारे गए। 67 में भी ज़्यादा आधुनिक शस्त्र वहाँ पर नहीं आए थे, लेकिन सेनाओं का मनोबल जो होता है वो शस्त्रों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो क्या कारण था कि 1962 में तो हम भाग आए थे और यहाँ एकाएक मनोबल कैसे इतना ऊपर हुआ? ये भूल गए थे कि 1967 की भारतीय 1962 की भारतीय सेना नहीं थी। जो खौफ उनके अंदर हो गया, देखिए आज तक 67 से अभी तक 50 साल हो गए, वो उस जगह से आगे नहीं आए। तुम डोकलाम में गुर्राते हो, हम नाथुला का जश्न मनाएंगे। हमने सामने की लड़ाई होती ना, तो उसमें क्या होता है कि बेनेट होती है, तो आप उसके बेनेट घोप देते हो। तो चाइनीज़ ने ये किया, तो गुरखास थे तो उनके पास तो खुखरी होती है। अब जब उन्होंने खुखरी चलानी शुरू की, उसके सामने जो भी आ गया, चाहे हाथ आया, चाहे पैर आया, चाहे गर्दन आई, वो उन्होंने काट दिया। अपने फरेब की चालों से भारत को धमकी मत देना, तुम 62 समझ के आओगे, हम फिर 67 दोहराएंगे। ट्राई जंक्शन पॉइंट आते ही हमारा हित आ गया। अगर चीन यूनिलेटरली उस ट्राई जंक्शन पॉइंट के स्टेटस को बदल देता है, तो सीधे सीधे फिर हमारी सुरक्षा को चुनौती होती है। मुझे इस बात की खुशी है कि डोकलाम में जो कन्फ्रंटेशन चल रहा है, उसमें भारतीय फौज पीछे नहीं हट रही, इंसिस्ट कर रही है कि जब चाइनीज हटेंगे तभी वो हटेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। जब भी चीन को भारत को धमकाना होता है तो वो 1962 का जिक्र करता है। आपको भी मालूम होगा कि 1962 में भारत और चीन के बीच एक ऐसा युद्ध लड़ा गया था जिसमें जीत चीन की हुई थी। लेकिन वो इकलौता युद्ध नहीं था। 1967 की अद्भुत कहानी हम आज आपको सुनाने वाले हैं, क्योंकि वो एक ऐसी कहानी है जिसे चीन सुनना नहीं चाहता है, लेकिन हम सुनाएंगे। वो अविश्वसनीय, अकल्पनीय किस्सा है कि किस तरीके से भारतीय सैनिकों ने चीन की इतनी लाशें बिछा दी थी कि उसके लिए गिनना मुश्किल हो गया था। मशीनी तरक्की के अहंकार का काला चश्मा पहने चीन को यह बताने का वक्त आ चुका है कि भारत और उसके धूप छांव जैसे रिश्तों के बीच सिर्फ एक 62 नहीं, एक 67 भी हुआ था, जब उसे अपनी जमीन छोड़कर पीछे भागना पड़ा था। 1967 की भारतीय सेना 1962 की भारतीय सेना नहीं थी। 1965 में हमने जो पाकिस्तान के साथ हमारा जो युद्ध हुआ, पाकिस्तान में हमने आक्रमण किया, उस युद्ध में हमने पाकिस्तान को परास्त किया। शस्त्र हमारे पास वही थे। समुद्र तल से 14,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला पोस्ट चीन के साथ रिश्तों में रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। इस दर्रे का एक सिरा सिक्किम को भारत से जोड़ता है, दूसरा चीन अधिकृत दक्षिणी तिब्बत तक जाता है। 1975 में भारत में विलय से पहले सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था, जहां चोग्याल वंश की हुकूमत चलती थी। भारत सिक्किम के प्रोटेक्टर की भूमिका में था और सिक्किम पर किसी भी हमले से रक्षा के लिए प्रतिबद्ध था। चीन चाहता था भारत सिक्किम से दूर हट जाए, लेकिन सिक्किम की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भारत इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल भारत और चीन का बॉर्डर होता और नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य भारत का हिस्सा नहीं रह पाते। सिक्किम पर भारत की निगरानी चीन को खटकती रहती थी। चीन 62 के अहंकार में डूबा रहा, लेकिन भारत ने इसे सबक के तौर पर लिया और स्वाभिमानी भारत के सुरक्षित भविष्य निर्माण में जुट गया। 1964 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के नए प्रधानमंत्री बने। राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे भारत पर 1965 में पाकिस्तान ने हमला बोल दिया।
दुनिया को लगा कि 3 साल पहले चीन से जंग लड़ चुके भारत के लिए ये युद्ध मुश्किल साबित होगा। लेकिन जिस तरह भारतीय सेना के पराक्रम ने पाकिस्तान को धूल चटाई, वो अद्भुत इतिहास में दर्ज है। उन्नीस में शास्त्री जी का भी असमय निधन हो गया और देश की कमान इंदिरा गांधी के हाथों में आई। चीन को लगा राजनीतिक अस्थिरता को झेल रहे भारत पर दबाव बनाने का यही सही मौका होगा और वो सिक्किम से लेकर लद्दाख तक संभावनाएं तलाशने लगा। लेकिन चीन के चालबाज चरित्र को भारत अच्छी तरह समझ चुका था। भारत की तरफ से ईस्टर्न आर्मी कमांडर सैम मानेकशॉ, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और जीओसी माउंटेन डिवीजन सिक्किम मेजर जनरल सौगत सिंह तैनात थे। इन्होंने ही 1971 की भारत-पाक जंग में पाकिस्तान का भूगोल बिगाड़ दिया था और बांग्लादेश जैसा मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभरा था। 11 सितंबर 1967 नाथुला पोस्ट के पास भारत और चीन के सैनिक पेट्रोलिंग के दौरान इतने करीब आ जाते थे कि अक्सर उनमें झड़प हो जाती थी। इस विवाद से बचने के लिए भारत ने अपनी सीमा में कटीले तारों की एक बाड़ लगाने का फैसला किया। सेना के इंजीनियर्स करते हैं ये काम, तो एक इंजीनियर्स की फील्ड कंपनी को बोला गया भाई आप लाओ वो जो पिकेट्स होते हैं उनको गाड़ो, उसमें तार लगाओ। भारत को तार की बाड़ लगाते देख चीनी सैनिकों की एक टुकड़ी ने नाथुला पोस्ट के बीच में खड़े होकर भारत को ऐसा न करने की चेतावनी दी। 62 के जंगी नशे में डूबे चीन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। नाथुला के उत्तर में यकला दर्रे पर तैनात भारतीय सैनिकों पर चीनी सेना ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तो आया तो जो सेकंड ग्रेनेडियर के सीओ साहब थे कर्नल राय सिंह, बाद में वो ब्रिगेडियर बन गए थे, वो गए और उनके साथ इनकी कहासुनी हो गई। तो मैं तो दूर था, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा है, पर दिखाई दे रहा था कि इनकी आपस में बातचीत चल रही है और धक्का मुक्की भी हो गई। उसके बाद ये जो चाइनीज़ कमिश्नर था ये वापस अपने बंकर में चला गया और उसके बाद जैसे ही ये बंकर में गया उन्होंने मशीन गन से फायर शुरू कर दिया। चीन को लगा कि भारत इस हमले से घबराकर चीन के सामने समझौते की स्थिति में आ जाएगा, लेकिन ये चीन की भूल थी। भारत 62 का बदला लेने के लिए तैयार हो चुका था। भारत ने शेबुला और कैमल्स बैक पोस्ट से चीन पर तोप की मदद से गोले बरसाना शुरू कर दिया। भारतीय निशाने इतने सटीक थे कि आसपास के सारे चीनी बंकर नष्ट हो गए। माउंटेन में वॉरफेयर में क्या होता है कि आपका जो इम्पैक्ट होता है बम का, वो एक सीमित क्षेत्र में होता है, वो सब जगह नहीं होता है। जैसे प्लेन में होता है, राजस्थान में होता है, पंजाब में होता है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। पहाड़ों पर ये कम होता है। यदि आप किसी बड़े बोल्डर के पीछे पड़ गए हैं तो आपका नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे तोपखाने ने, हमारी आर्टिलरी ने वहाँ पर काम किया और यही कारण है कि चीन का काफ़ी नुकसान हुआ। चीन को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। पिछले 5 सालों में 2 बड़े आक्रमण झेल चुका देश इस तरह से पलटवार करेगा, चीन ने सोचा भी नहीं था। 3 दिन 3 रात भारतीय सेना ने जबरदस्त गोलाबारी की। इससे परेशान होकर चीन ने चौथे दिन गोलाबारी न रोके जाने की सूरत में भारत पर एयर अटैक की खोखली धमकी दी। लेकिन तब तक भारत अपना बदला ले चुका था, लिहाजा 15 सितंबर 1967 को युद्ध विराम हो गया। चीन आकलन करता है कि आप किस स्थिति में हैं। क्या वो आप हमसे डर जाएंगे अगर हम वायुसेना की बात करेंगे? जब उसने देखा हम नहीं डर रहे हैं तो वो स्वयं हट गया। ऐसी स्थिति में ये उचित होगा कि युद्ध विराम कर लिया जाए। ये जंग छोटी जरूर थी, लेकिन इतनी अद्भुत थी कि इसने चीन को ये जता दिया कि भारत 62 की अवसाद से उबर चुका है। लेकिन वो चीनी फितरत ही क्या जो इस बात को स्वीकार कर लेती। आंकड़ों के अनुसार इस छोटी सी जंग में भारत के लगभग 70 सैनिक शहीद हुए, लेकिन 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों की लाशें बिछ गई थी।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम तैयार थे, हमारे पास शस्त्र थे, हमारा मनोबल ऊंचा था। चीन भौंचक्का रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत की तरफ से उसे इतनी कड़ी प्रतिक्रिया मिलेगी। लेकिन भारत अब चीन के चालबाज चरित्र को अच्छी तरह परख चुका था। चीन की मक्कारी का एक और उदाहरण यह है कि जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तब चीन भारत पर दबाव बना रहा था कि वो जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रे को खाली करे। लेकिन भारत ने भले ही जेलेपला दर्रा छोड़ा, नाथुला पर तिरंगा गाड़ दिया। यही बात चीन को चुभती रही। आइए हम 1967 की कहानी पर ही लौटते हैं। भारत को अंदेशा था कि चीन अपने चरित्र के अनुसार कुछ न कुछ उकसावे की कार्रवाई जरूर करेगा, लेकिन अब भारत सतर्क था। भारत ने नाथुला के उत्तर में चोला पर भी गोरखा रेजिमेंट तैनात कर दी। रेजिमेंट का हर जवान युद्ध कौशल में निपुणता के साथ अपने अदम्य साहस के लिए जाना जाता है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था, यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता, तो वो या तो झूठा है या कोई गुरखा। 15 दिन से हर तरफ खामोशी थी। शांत सा वातावरण लग रहा था, लेकिन साथ ही हवा में आशंकाएं भी तैर रही थी। लग रहा था कि कुछ न कुछ तो होने वाला है। और 1 अक्टूबर 1967 को वाकई चीन ने अपनी शातिराना चाल चल दी। 1 अक्टूबर 1967 चोला पास। चीनी प्लाटून जानबूझकर भारतीय जवानों से नोकझोंक करने लगी। भारत के फॉरवर्ड प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार ज्ञान बहादुर लिंबू उस पर तैनात थे। धक्का मुक्की के दौरान एक चीनी सैनिक ने नायब सूबेदार लिंबू के सीने में बेनेट घोंप दी। गुत्थम गुत्था लड़ाई से लेकर गोलीबारी शुरू हो गई। चीनी अहंकार के परखच्चे उड़ने लगे, जिसे हैरत से चीन देख रहा था। 10 दिन तक दोनों तरफ से लड़ाई जारी रही। 10 दिन बाद जब जंग रुकी तो पता चला चीन अपनी जमीन से 3 किलोमीटर पीछे हट चुका है। जो चीन एक एक इंच जमीन के लिए मरने मारने पर उतारू रहता है, वो चीन जब पीठ दिखाकर भागा तो 3 किलोमीटर तक की जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक चुकी थी। इतनी दूर खदेड़ दिया हमने उनको। अगर उनके अंदर दम होता तो आगे आते फिर वो, लेकिन नहीं आए वो। तो 2 अक्टूबर को जो था वो सीज फायर हो गया उस इलाके में। फायरिंग बंद हो गई। हमने भी बंद कर दी, उन्होंने भी बंद कर दी। लेकिन उनके जो खौफ उनके अंदर हो गया, देखिए आज तक 67 से अभी तक 50 साल हो गए हैं, वो उस जगह से आगे नहीं आए। एक अनुमान के मुताबिक पहले 6 दिनों की और बाद में 10 दिनों की जंग में भारत के 88 जवान शहीद हुए और 163 घायल, जबकि चीन के 400 से ज्यादा सैनिक मारे गए और 450 से ज्यादा घायल हुए। आपको अविश्वसनीय नहीं लगता कि 62 की कहानी तो हम सब ने सुनी और न जाने कितनी बार सुनी, लेकिन 67 का जिक्र किसी ने नहीं किया। एक ऐसे हिंदुस्तान की तस्वीर थी ये, जिसने महज 5 साल में वो ताकत हासिल कर ली थी कि वो चीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, उसकी बातों का जवाब दे सके। पहले 4 दिन की लड़ाई में चीन को धूल चटाई, फिर 10 दिन की लड़ाई में भारत ने चीन को हैसियत बताई, लेकिन कभी चोटिल चीन के जख्मों पर तिरंगा गाड़कर जश्न नहीं मनाया, क्योंकि ये भारत जैसे सह अस्तित्व में यकीन रखने वाले देश के अविश्वसनीय संस्कारों में शामिल नहीं। शायद ये सोचें कि क्या कारण है, हर आदमी 62 की बात तो करता है, 67 की क्यों नहीं करता? जहां हम विजयी हुए, जहां चीन पीछे हट गया, जिसने युद्ध विराम की याचना की, उसकी हम चर्चा क्यों नहीं करते? क्योंकि हम चीन के आत्मसम्मान को धक्का नहीं देना चाहते थे। भारत ने 67 का जश्न कभी नहीं मनाया, बल्कि जश्न मनाने के लिए उसके पास और भी कई अवसर आए, जब भारत ने चीन की आंखों में आंखें डालकर उसे पीछे धकेल दिया। 1987 तवांग के समदोरांगचू इलाके में बर्फ पिघलने के बाद भारतीय सेनाएं अपनी पोस्ट पर पहुंची तो देखा चीन वहां तंबू गाड़ चुका है। भारतीय सेना के समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टे चीन फिर हेकड़ी पर उतर आया। हमने बोला है कि भाई इंडिया और तिब्बत की बॉर्डर जो है वो मैकमोहन लाइन है, जो कि क्रेस्ट लाइन पे चलती है ना, पहाड़ी का जो सबसे ऊंची पहाड़ी उसके साथ साथ।
तो चाइनीज़ ने वो हमारी तरफ आ गए, यानी साउथ में आ गए वो, और एक जगह है वांगडुंग, वहाँ पे उन्होंने अपना कैंप बना लिया है। भारतीय सेना ने ऊंची पहाड़ियों पर मोर्चा संभालना शुरू कर दिया। इसे ऑपरेशन फाल्कन का नाम दिया गया। कुछ ही दिनों में लद्दाख के डेमचौक और उत्तरी सिक्किम में T-72 टैंक्स भी भारत ने उतार दिए। चीन हैरान रह गया जब उसे पता चला कि भारत ने बड़ी संख्या में सैनिक यहां उतार दिए हैं। विचार ये था कि अगर यहाँ से हमला करना पड़ा तो हम टैंक ले जाएंगे, और एक बारी टिबेटन प्लेटो में चले गए तो फिर वहाँ हम चाइनीज़ का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ को पता तो लग ही गया होगा कि हाँ भाई इनके टैंक्स आ गए हैं, है ना। तो इट वाज मोर ऑफ सिंबॉलिक एक्शन। और जब संभावित शत्रु ने ये देखा कि भारत का न केवल मनोबल ऊंचा है बल्कि उनकी सैन्य तैयारी भी पूरी है, तो उसने आगे बढ़कर पंगा नहीं लिया। बिना एक भी गोली चलाए लद्दाख से लेकर सिक्किम तक चीन पीठ दिखाकर भाग गया, और इसी मौके पर भारत ने अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया। चीन अब डोकलाम में फिर वही घिसी पिटी चालें चल रहा है, बार बार 62 का जिक्र कर रहा है। उनका प्रमुख अखबार ग्लोबल टाइम्स लगातार जहर उगल रहा है, लेकिन भारत पूरे सब्र और शांति के साथ उससे बात कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्री का ये बयान बेहद सधा हुआ है, लेकिन इसका संदेश साफ है, जो चीन जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। चीन को समझ जाना चाहिए कि 62 के बाद 65 की लड़ाई में वीरता के प्रतिमान स्थापित करने वाला देश अगर 67 और 87 में उसके छक्के छुड़ा सकता है, तो 2017 में वो कितना मजबूत हो चुका होगा। बार बार धमकी देते चीन को वाकई चिंतन की जरूरत है। तो ये कहानियां सुनकर हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि चीन 62 की बात बार बार याद जरूर दिलाए, लेकिन 67 को जरूर याद रखे। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वो कहते हैं ना कि जो बहादुर होता है और जो सच्चा होता है उसका साथ ऊपर वाला भी देता है। ऐसा ही एक किस्सा आपको सुनाएंगे, इसी सरहद से जुड़ा बाबा हरभजन सिंह की कहानी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हमने आपको 67 के उस युद्ध की कहानी सुनाई जो शायद आपने कभी सुनी नहीं थी, जिसमें हिंदुस्तान की जीत और चीन की हार हुई थी। आइए अब एक साल आगे चलते हैं, 1968 की बात करते हैं। एक हादसे में एक देशभक्त सैनिक की मृत्यु हो गई थी, और इसी सीमा की, भारत चीन सीमा की ही बात हम कर रहे हैं। उसके बाद से किस तरीके से अविश्वसनीय कहानियां वहां से निकली, आइए अब आपको एक देशभक्त आत्मा का किस्सा सुनाते हैं। क्या एक देश की सीमाओं की पहरेदारी एक आत्मा कर सकती है? क्या एक सैनिक शहादत के बाद लौट कर आ सकता है?
अगर नहीं तो क्यों उसकी मृत्यु के बाद भी उसे तनख्वाह मिली? क्यों मौत के बाद भी मिला प्रमोशन, छुट्टियां भी मिली और फिर रिटायरमेंट भी? भारत चीन सीमा की इन कठोर ऊंचाइयों पर भारतीय सेना बेफिक्री से तैनात रहती है। चीन की चतुराई के बावजूद वो सरहद की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त रहते हैं। लाख मुश्किलें आए, यहाँ कोई भारत का बाल तक बांका नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सैकड़ों सैनिकों के बीच एक ऐसा सैनिक भी तैनात है जो दिखता नहीं पर यहीं मौजूद है। जो बटालियन जाती है वो बताती हैं कि ये बात है, वहाँ सच्ची बात है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ड्यूटी करता है वो तकरीबन सिक्किम का जो इलाका है वहाँ पेट्रोलिंग जो है बाबा करता है। यहाँ भयंकर ठंड में लंबी ड्यूटी करते हुए भी किसी जवान को झपकी नहीं लगती। अगर गलती से लग जाए तो उसे बाबा का थप्पड़ पड़ता है। बाबा जी ड्यूटी देते हैं और गलत काम करने वाले को सजा भी देते हैं। जैसे कि कोई सिपाही इस ड्यूटी में सो गया तो बाबा जी थप्पड़ लगा के उठाते हैं उसे। जी। चीन अगर घुसपैठ करने वाला हो तो बाबा घोड़े पर सवार होकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। चाइना वाले ये मानते थे कि आपका बॉर्डर के ऊपर कोई सफेद घोड़े पे रात के समय कोई घूमता है तो आप उनको रोका करो, क्यों आते रात के समय इधर। तो वो हमने बोला कि हमारा आदमी तो कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा भी रात को कोई घूमता है। जब घूमता उनके भी सपने में आए, फिर उनके लोग भी, चाइना वाले भी उनको मानना शुरू कर गए। भारतीय सेना के एक आम सिपाही थे हरभजन सिंह। 1967 में सिक्किम में पोस्टिंग हुई और भारत चीन सीमा पर नाथुला पे तैनाती के दौरान एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। वो कपूरथला के रहने वाले थे। वो जो उनका जन्म भी कपूरथला में हुआ है, वो 23 पंजाब में बसे हुए थे और उस टाइम में जो बटालियन थे वो सिक्किम में थी। और सिक्किम के अंदर ही वो वहाँ वो नाला पार कर रहे थे। वहाँ पर उनका वहाँ वो पानी में वहाँ वो बताते हैं कि चले गए पानी के अंदर। खच्चर की वो पूछ पड़ के पार कर रहे थे नाले को, तो वहाँ पूछ छुट गई पानी से। जो खच्चर आगे निकल गई, हाथ छुट गया पानी से, वो बह गए। वो एक बर्फीली रात थी। ढूंढने की बहुत कोशिशें हुई पर कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। फिर एक रात वो अपने एक साथी के सपने में आए और फिर जो हुआ वो अविश्वसनीय है। उनका जो साथी थे वो रात को उस साथी के सपने में आए कि मेरा सिर पासिंग सिर है जो जहाँ पे पड़ा हुआ है, आप वहां से उठाइए। फिर वो दूसरे दिन उनको ढूंढने के लिए गए, जहां उन्होंने बताया था वहीं पे मिला। सुबह जब सैनिकों ने तलाश की तो हरभजन सिंह का शव और राइफल वहीं से बरामद हुए जहां सपने में खुद उन्होंने बताया था। सैनिक हरभजन सिंह का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उनके साथियों के अनुसार एक दिन वो एक जवान के सपने में आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने भले ही अपना शरीर त्याग दिया है लेकिन उनकी आत्मा हमेशा ऑन ड्यूटी रहेगी। रात को इनके साथी को इन्हें सपने में बताया कि मेरा मंदिर और समाधि बना देना और मैं आगे भी ऑन ड्यूटी हूँ, सर्विस करूंगा, मेरी आत्मा सर्विस करेगी। शुरू में तो सपने की बात को मन का वहम समझकर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अचानक साथी सैनिकों के साथ कुछ ऐसा होने लगा जो अजीब था। मसलन अगर किसी से कोई गलती होने वाली होती या उनके साथ कोई अनहोनी घटना होने वाली होती तो हरभजन सिंह पहले ही सपने में आकर सावधान कर देते। इसके बाद ये मान लिया गया कि बर्फीले तूफानों के बीच जब सैनिक सीमा की रक्षा कर रहे होते थे तब एक ऐसा सिपाही भी उनके साथ प्रहरी बनकर डटा रहता है जो नजर नहीं आता, क्योंकि वो आत्मा है। हरभजन सिंह सैनिकों के लिए बाबा हरभजन सिंह हो गए और उनके नाम पर बंकर को मंदिर बना दिया गया।
उसमें बाबा की वर्दी, जूते, उनका बिस्तर और सभी जरूरी सामान रख दिया गया। सेना ने भी उन्हें ड्यूटी पर मुस्तैद सिपाही का दर्जा दिया और जो एक सैनिक के लिए नियम होते हैं, वो नियम बाबा हरभजन सिंह पर भी लागू होने लगे। यहाँ तक की तनख्वाह, छुट्टी से लेकर प्रमोशन तक। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर की देखभाल का जिम्मा आर्मी ने लिया। बाकायदा सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सब कुछ उन्हें परोसा जाने लगा। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहराने लगता, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते, क्योंकि ये रात में बाबा का ड्यूटी पर निकलने का वक्त होता। कोई नहीं जानता कि बाबा अपनी ड्यूटी खत्म करके कब बंकर में लौट आया करते थे, लेकिन सामान को देखकर अंदाजा जरूर लगा लिया जाता था कि बाबा लौट आए हैं, क्योंकि मंदिर बंद करते वक्त सामान जिस स्थिति में रहता था, खोलते वक्त उस स्थिति में नहीं रहता था। रात को ये बिस्तर है, इसके ऊपर रात को हम बिस्तर लगा देते हैं बाबा का। जब सुबह उठेंगे तो हमारे को बिस्तर के ऊपर जो चारपाई है, इसके ऊपर बिस्तर के अंदर सड़ोट वगैरह मिलेंगी, पिल्लो है जो यूज करेंगे, और जहाँ पे सीट लगाएंगे वहाँ से चिकना हो जाता है, खराब हो जाता है। जूते हैं रात को ड्यूटी पे यूज करते हैं तो उन पे मिट्टी वगैरह हो जाती है सर। फिर कई बार ऐसा हुआ कि भारतीय सैनिकों को चीन की तरफ से ये खबर मिलने लगी कि उन्हें अपनी सीमा में कोई नजर आया है। बात सिर्फ बाबा हरभजन सिंह के आत्मा रूप में बॉर्डर पर तैनाती तक की नहीं थी, बल्कि उन्हें भारत चीन के बीच होने वाली हर फ्लैग मीटिंग में शामिल किया जाता। एक खाली कुर्सी उनके नाम की भी रखी जाती। यही वजह है कि सेना में बतौर सिपाही भर्ती होने वाले बाबा हरभजन सिंह ऑनररी कैप्टन के पद से रिटायर हुए। नियमों के मुताबिक उन्हें 2005 में रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन ड्यूटी के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया। दरअसल सेना के नियमों में ऐसा प्रावधान है। आखिरकार 2006 में हरभजन सिंह रिटायर हो गए। लोगों की आस्था ने 48 साल पहले शरीर छोड़ चुके बाबा हरभजन सिंह को आज भी जिंदा रखा है। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो कहानी उस दिलचस्प मोड़ पर पहुंचेगी जहां अशरीर बाबा हरभजन सिंह जब छुट्टियों पर आते थे तो उनके गांव में क्या होता था हम बताएंगे। आप देखते रहिए, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। हरभजन सिंह अपनी मृत्यु के बाद भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते रहे और सेना ने भी इस बात का ख्याल रखा। उन्हें सभी सुख सुविधाएं दी गई, यहां तक कि उनकी छुट्टियां भी। जब बाबा हरभजन सिंह सेना में थे तब सितंबर का महीना सिक्किम से लेकर उनके घर कपूरथला तक त्योहार जैसा हो जाता था। ये उनके छुट्टी पर जाने का वक्त होता था। बाबा को सेना से 2 महीने की छुट्टी दी जाती थी और जिस दिन उन्हें ले जाना होता था तमाम सैनिक उन्हें विदा करने आते थे। 2 सैनिकों की देखरेख में गाड़ी में सवार होकर पहले उन्हें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी स्टेशन भेजा जाता। उनके ट्रेन का न केवल टिकट कटाया जाता बल्कि रिजर्वेशन कराया जाता और उनके बर्थ पर उनकी तस्वीर को सुलाया जाता। जब वो कपूरथला पहुंचते, सारा गांव उत्सव मनाने की तैयारी में जुट जाता। घर में बैठी बाबा हरभजन सिंह की माँ आंखों से सही से देख नहीं पाती थी, लेकिन 15 सितंबर का मतलब वो भी खूब समझती थी। सुबह से अपने बेटे की तस्वीर गोद में लेकर बैठ जाती। जब वो घर में आते हैं तो घर में रौनक होती है, खुशी का माहौल होता है। मेहमानों से घर भरा हुआ होता है, पर जब वो चले जाते हैं तो घर एकदम सूना हो जाता है। पूरे घर में उदासी छाई होती है, सारे घर की रौनक चली जाती है। जिस दिन बाबा गांव पहुंचते थे, पूरा गांव स्टेशन पर उमड़ आता था। जैसे ही ट्रेन के कंपार्टमेंट से बाबा हरभजन सिंह की वर्दी, जूते और तस्वीर थामे सैनिक बाहर निकलते, पूरा प्लेटफॉर्म जयकारों से गूंज उठता।
जैसे एक होड़ सी मच जाती सब में बाबा को छूने के लिए। देखा जाए तो बाबा हरभजन सिंह वहाँ कहीं नहीं होते थे, लेकिन जिस तरह से लोग कभी उनकी तस्वीर पर जल छिड़कते, फूल माला पहनाते, लगता ऐसा ही था जैसे कोई जंगबाज कई दिनों की छुट्टी के बाद घर लौटा। हर साल सेना इसी तरह बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी पर भेजती रही और ये सिलसिला साल 2006 तक ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद बाबा रिटायर हो गए। अपने एक सैनिक के प्रति सेना के सम्मान और लोगों की आस्था ने एक आम से सैनिक को देवता बना दिया। वैसे भी जिसका उद्देश्य सेवा होता है वो देवता से कम नहीं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।